हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए सीटेट का नया टॉपिक शुरू होने वाला है। हमने अपनी लास्ट क्लास में भाषा अर्जन एवं अधिगम के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने भाषा सीखने के सिद्धांत भी ले लिए थे। हाँ, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। मतलब अभी जो हमने लिए थे कि हमारे प्रमुख भाषा विज्ञानियों ने, प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं भाषा सीखने के, कि बच्चा किस तरीके से सीखता है भाषा, उन सिद्धांतों के बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली क्लास में, है ना। कि कैसे कैसे बच्चा कैसे सीखता है। वो जन्म से सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में देख ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत पर। इसके अंदर हमें ये पढ़ना होगा कि बालक को हम भाषा का प्रयोग कैसे सिखाएं। हम कक्षा में बच्चे को भाषा कैसे सिखाएंगे या कैसे सिखा सकते हैं। वहाँ पर हम पढ़ रहे थे बच्चा कैसे सीखता है, यहाँ पर हम सिखाएंगे कि हमें बच्चे को कैसे सिखाना है। ठीक, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत शुरू करते हैं। नया टॉपिक है तो इसमें असल में भाषा शिक्षण के अनगिनत सिद्धांत दिए गए हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि ये कितने हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग किताबों में आप देखेंगे अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं, अलग अलग संख्या मिलती है। किसी भी पुस्तक में इनकी निश्चित संख्या नहीं दी जाती है, लेकिन हम उन सिद्धांतों को लेंगे जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिनसे हमारे प्रश्न बनते हैं और जो कक्षा में भी ज़रूरी हैं, यानी कि बच्चे पर भी लागू करना ज़रूरी है। इन सिद्धांतों के बगैर हम शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सिद्धांत आएगा रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के द्वारा क्या कहा जाता है या इस सिद्धांत के अंदर क्या माना जाता है। इस सिद्धांत के अंदर ये माना जाता है कि जब तक बालक को किसी चीज़ को सीखने में रुचि नहीं होगी, जब तक बालक को उस भाषा में रुचि नहीं होगी, तब तक आप उसे उस भाषा का प्रयोग नहीं सिखा सकते। यहाँ पर बात भाषा की हो रही है, इसलिए मैं भाषा शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। अदरवाइज़ कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, अगर बालक को उस कार्य में रुचि नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी शिक्षण विधियाँ ले आएँ, आप बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। हमें सबसे पहले बच्चे की रुचि जागृत करनी होती है। अगर काम में इंटरेस्ट आ गया, अगर सीखने में रुचि आ गई, इंटरेस्ट आ गया, तो सीखना हमारा बहुत सरल और प्रभावी बन जाता है। ठीक। सेकंड, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अब बात आती है, हमने ये चीज़ तो देख ली कि हाँ बालक में रुचि आनी चाहिए, बालक में रुचि जागृत होनी चाहिए, तब बच्चा सीखेगा। लेकिन हम ये भूल गए कि बच्चे में रुचि जगाएं कैसे। उसके लिए हमारा ये सिद्धांत कार्य करता है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत से यह बात जाहिर की जाती है, यह बात लागू होती है इस सिद्धांत के अंदर कि बच्चे को, अगर आपको किसी चीज़ में रुचि जागृत करनी है, अगर बच्चे में किसी विषय को लेकर, किसी कार्य को लेकर रुचि जागृत करनी है, तो आपको उसे अभिप्रेरित करना होगा, आपको उसे मोटिवेट करना होगा। अगर आप बच्चे को अभिप्रेरित कर पाएँ तो बच्चे में रुचि जागृत हो जाएगी, और जब रुचि जागृत हो जाएगी तो बच्चा सीख भी लेगा आराम से। ठीक। अभिप्रेरणा का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आता है वो यही आता है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्योंकि अभिप्रेरणा के बिना बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब तक उसे कहीं से प्रेरणा नहीं मिलेगी, उसे अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा,
तब तक उसमें रुचि जागृत नहीं होगी, और रुचि जागृत नहीं होगी तो सीखना असंभव हो जाएगा। ठीक। अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा ये माना जाता है कि भाषा में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बच्चा एक या दो बार में नहीं सीख पाता, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें उसे अभ्यास कराना चाहिए। जैसे वो घर से जब आ रहा है तो घर से हमारे पास तो वो अपनी मातृभाषा लेकर आ रहा है, अब उसकी मातृभाषा में जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो मानक भाषा से अलग चीज़ है उसकी मातृभाषा में, और हमें सिखानी है उसको मानक भाषा या लक्ष्य भाषा। तो जब हम उसे लक्ष्य भाषा सिखा रहे हैं तो वो कैसे सीखेगा, जब, क्योंकि वो तो उसके लिए नई चीज़ है। तो यहाँ पर ये वाला सिद्धांत कार्य करता है। इस सिद्धांत के द्वारा माना जाता है कि आप बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराएंगे किसी भी कार्य का, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराएंगे बच्चा उतनी ही आसानी से, उतनी ही जल्दी उन चीज़ों को सीखेगा। ठीक। अभ्यास के सिद्धांत के द्वारा यह बात लागू होती है कि आप बच्चे को जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर अभ्यास कराएंगे, जैसे आपको कोई पोइम बच्चों को याद करानी है, अब बच्चे पोइम एक बार में तो याद नहीं कराएंगे, तो आप उसके लिए उन्हें बार बार उसका अभ्यास कराइए। उनकी बहुत साधारण जीवन शैली में उस कविता को उतारिए, या उनके आपको मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना है तो उस भाषा का प्रयोग उन्हें रोज़मर्रा में करना सिखाइए, उनके व्यवहार में लाइए उस भाषा को। और जब आप उसे बार बार रिपीट करेगा, बच्चा चीज़ों को अभ्यास करेगा, तो वो उसके लिए सीखना बहुत सरल हो जाएगा। ठीक। अनुकरण का सिद्धांत। एक छोटे बालक के लिए उसके शिक्षक का वाक्य वेद वाक्य होता है। जो उसके शिक्षक ने कह दिया वो उसी का अनुकरण करता है। तो यह सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि अगर शिक्षक बच्चे के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग करे, परिष्कृत भाषा का प्रयोग करे, तो बच्चे भी अनुकरण करके सीखते हैं, तो बच्चे भी उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना सीख जाएंगे। क्योंकि भाषा शिक्षा के सिद्धांत के अंदर ये बात मानी जाती है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बालक अनुकरण करके सीखता है। इस सिद्धांत के द्वारा ये इस बात की पुष्टि होती है कि बालक अपने शिक्षक का, अपने माता पिता का अनुकरण करके सीखता है। आप जैसी भाषा उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, बच्चा उसी भाषा को ग्रहण करेगा, उसी भाषा का अधिगम करेगा, उसी भाषा का अर्जन करेगा। तो बालक अनुकरण करके सीखता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को भाषा का शुद्ध प्रयोग करने पर बल देना चाहिए। ठीक। ताकि वो उसकी भाषा प्रभावी होगी, शुद्ध होगी, तो बच्चे की भाषा भी अपने आप शुद्ध हो जाएगी, अपने आप प्रभावी हो जाएगी। हम लोग जो गलतियां करते हैं वर्तनी में, लेखन में, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे टीचर्स ने ये गलतियां की हैं, हमारे शिक्षकों ने हमें नहीं बताया कि ये शब्द इस तरह से नहीं, इस तरह से बोला जाएगा। आपने देखा होगा अपने आसपास कि श श श हिंदी वर्णमाला के अंदर ये 3 अक्षर ऐसे हैं जिनका शुद्ध उच्चारण बहुत कम लोग कर पाते हैं, तीनों में डिफरेंस बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये सब किस कारण है? हमारे शिक्षकों की कमी के कारण। हाँ, अगर हमारे शिक्षकों ने शुद्ध उच्चारण किया होता तो सीधी सी बात है हम भी शुद्ध उच्चारण कर पाते। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है, भाषा शिक्षक के गुण जो होते हैं, भाषा शिक्षक के गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो माना जाता है वो माना जाता है शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण। एक लैंग्वेज टीचर के लिए अगर कोई किसी सब्जेक्ट का, किसी विषय का शिक्षक उच्चारण में या लेखन में कुछ वर्तनी की गलतियां करता है तो वो मान्य है, वो इतनी क्षम्य है, वो गलतियाँ वो इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। ठीक। लेकिन एक भाषा शिक्षक अगर ये गलतियां करता है तो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। जैसे अगर एक इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक इंग्लिश का टीचर इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक करेगा तो बिल्कुल क्षम्य नहीं होगा, वो अक्षम्य होगा, वो सबसे बड़ी गलती होगी उसकी। एक हिंदी का शिक्षक या हिंदी की शिक्षिका या हिंदी का शिक्षक अगर हिंदी की मात्राओं में गलती करे
तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। ठीक, क्योंकि भाषा शिक्षक के लिए शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण और शुद्ध व स्पष्ट लेखन बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगला सिद्धांत हमारा आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये चीज़ मैंने आपको भी इसलिए बताई, अनुकरण के सिद्धांत के द्वारा ये बात लागू होती है ना कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंदर ये बात मानी जाती है कि आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप जिस कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वहाँ तरह तरह के बच्चे बैठे हुए हैं और साइकोलॉजी ये बात मानती है कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। यानी कि कोई भी दो बच्चे क्या, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं हो सकते। यानी कि हर व्यक्ति, हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। तो आपको अपनी कक्षा में, आपको अपनी भाषा की कक्षा में ऐसी रणनीतियाँ बनानी है, ऐसी विधियों का प्रयोग करना है जिससे आप हर बच्चे तक अपनी बात समान रूप से पहुंचा सकें। आपको अपनी कक्षा में जो विधियां प्रयोग करनी है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर करनी है। आप अगर किसी एक बच्चे पर या कुछ बच्चों पर ध्यान देकर कक्षा में शिक्षण कार्य करेंगे तो आप बाकी बच्चों को कहीं ना कहीं अपेक्षित कर रहे हैं। ठीक, लेकिन बाकी बच्चों को उपेक्षित आप नहीं कर सकते। आपको तो किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी है, आपको तो सारे बच्चों को लेकर चलना है और इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है कि आपकी कक्षा में जो बच्चे बैठे हैं वो बिल्कुल विभिन्नता लिए हुए बैठे हैं। वो कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हैं, आपकी कक्षा के सारे बच्चे बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक, तो इस सिद्धांत के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि हमें अपनी कक्षा में ऐसी विधियों का प्रयोग करना है, भाषा की कक्षा में ऐसी भाषा का, ऐसी विधियों का प्रयोग करना है जिससे, क्योंकि वैसे भी समावेशी शिक्षा है इस समय, कि जिससे हमारी कक्षा में बैठे हुए प्रत्येक बच्चे तक हमारी बात समान रूप से पहुंच सके और हमारे बच्चे उसको समान रूप से ग्रहण भी कर सकें। ठीक, अगला आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा ये बात मानी जाती है कि किसी भी चीज़ को पढ़कर या सुनकर याद करने से ज़्यादा आसान होता है करके याद करना। तो आप अगर बच्चों को भाषा संबंधी क्रियाएं कराएंगे तो वो जल्दी सीख पाएंगे, उनमें रुचि भी जागृत होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे करके सीखेंगे कुछ। अब आप बात आती है कि आप कराएंगे क्या। क्रियाशीलता का मतलब सिर्फ किसी कार्य को कराने से नहीं है। आपकी कक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चा समान रूप से क्रियाशील रहे, यानी कि बच्चा एक्टिव रहे। ऐसा नहीं है कि आपने अपना पढ़ाया, अर्थ बताया, क्वेश्चन आंसर कराए, काम ख़त्म, बच्चा जैसे बैठा था वैसे ही बैठा है। नहीं, क्रियाशीलता का अर्थ है यहाँ पर कि बच्चा समान रूप से एक्टिव होना चाहिए क्लास में। जितना एक्टिव एक टीचर है उतना एक्टिव बच्चा भी होना चाहिए। आप बच्चों को साथ लेकर चलेंगे, ना कि उनको साइड में रखकर चलेंगे। आप बच्चों से प्रश्न उत्तर कीजिए, आप बच्चों से छोटे छोटे प्ले करवाइए, आप बच्चों को खेल खेल में सिखाइए। अब बात आती है खेल खेल में कैसे सिखाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम खेल खेल में बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे हम वाद विवाद करा सकते हैं, हम बच्चों में अंताक्षरी करा सकते हैं, कई सारी विधियां, और विधियां तो हम आगे पढ़ने वाले भी हैं, शिक्षण विधियां। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि बच्चों को हमेशा किताब कॉपी में ना उलझा के रखें। हम उन्हें किताब कॉपी से हटकर भी अलग अलग तरीक़ों के द्वारा सिखाएंगे तो उन्हें कुछ नयापन भी लगेगा, उनमें रुचि भी जागृत होगी और सीखेंगे भी जल्दी। ठीक, अगला आता है भूमिका निर्वाह या रोल प्ले का सिद्धांत। ये क्या है? ये है जैसे आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है, जब आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज की अलग अलग विधाओं का प्रयोग करेंगे आप। और जब आप लैंग्वेज की विधाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो लैंग्वेज में एक विधा कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी ये भी आती है ना। तो आप बच्चों को छोटे छोटे प्ले करा सकते हैं, आप बच्चों को छोटी छोटी भूमिकाएँ दे सकते हैं।
आप उनको क्रियान्वयन करा सकते हैं किसी भी कार्य का। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको कविता करानी है, अब कविता है फूल की, तो आप बच्चे को फूल के रूप में खड़ा कर सकते हैं। या कोई ऐसा छोटी सी कहानी है जिसमें एक खरगोश एक कछुआ है, आप एक बच्चे को खरगोश दूसरे को कछुआ बना सकते हैं और उसका उनसे प्ले करा सकते हैं। बच्चे जब खुद कार्य को करते हैं, उनसे खुद कार्य कराया जाता है, ख़ासतौर पे कैरेक्टर में जब वो आ जाते हैं तो वो अभिप्रेत, उनमें तो रुचि जागृत होती है, बाकी बच्चे अभिप्रेत अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों को लगता है कि आज इनको मौका मिला है, कल हमें भी मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। तो बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, जिससे उनमें रुचि जागृत होती है, और क्रियाशील तो होते ही हैं, वो क्रियाशील होने से ही तो ये सारे कार्य होते हैं। और जब रुचि जागृत हो जाएगी तो सीखना तो सरल हो ही जाएगा। ठीक। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। बहुभाषिकता से कई बार प्रश्न आया है। बहुभाषिकता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। बहुभाषिकता का अर्थ होता है आपकी कक्षा में जब अलग अलग भाषाओं वाले बच्चों का नामांकन होता है, यानी कि आपकी एक कक्षा में ऐसे बच्चे बैठे होते हैं जो अलग अलग प्रांत के हैं और जो अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, उस कक्षा को हम बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। यानी कि वो स्थिति हमारी कहलाती है बहुभाषिकता। ठीक। मल्टी लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, पहले तो आपको ये बता दूं कि हमें तो सुन के इस समय प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सुन के बड़ा ऑड लगता है, बड़ा टफ लगता है कि अरे भाई एक ही कक्षा में जब अलग अलग भाषा वाले बच्चे होंगे तो हम कैसे सिखाएंगे एक चीज़। तो मैं आपको ये बता दूं, बहुभाषिकता का जो प्रश्न आता है वो अक्सर आता है, बहुभाषिकता क्या है। तो बहुभाषिकता बच्चों के लिए एक अनमोल संसाधन है। टीचर के लिए तो वो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ी सी टफ चीज़ है, लेकिन बच्चों के लिए अनमोल संसाधन है। एक ऐसा संसाधन जिसे कोई शिक्षक चाहकर भी नहीं जुटा सकता और वो बच्चों को अपने आप मिल जाता है नेचुरली बहुभाषिक कक्षा में। ऐसा क्या मिलता है बहुभाषिक कक्षा में जिसे हम अनमोल संसाधन कह रहे हैं। देखिए बेटा, हम बच्चे को, एक बच्चा हमारा घर से अपनी भाषा सीख के आया है, एक भाषा तो वो सीख के आया है, दूसरी या तीसरी भाषा हम उसे सिखा देते हैं। जैसे कि हम एक मानक भाषा सिखाएंगे और एक कोई सी हम लक्ष्य भाषा सिखाएंगे उसे। ठीक। यानी कि 2 या 3 भाषा बच्चा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा एक कक्षा में। लेकिन जब बहुभाषिक कक्षा होगी तो बच्चे आपस में भी तो बात करेंगे। जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, वो आपस में एक दूसरे से संप्रेषण करेंगे, तो सीधी सी बात है उन्हें एक दूसरे की भाषा के नए नए शब्द जानने को मिलेंगे। उन्हें वो चीज़ मिलेगी जो एक टीचर चाहकर भी नहीं बच्चों को दे सकता है। ठीक। तो बहुभाषिक कक्षा क्या है, एक अनमोल संसाधन जिससे बच्चों को एक दूसरे की भाषा के बारे में जानकारी मिलती है, एक दूसरे की भाषा के बारे में नवीन शब्दों का ज्ञान होता है। तो इसीलिए बहुभाषिक कक्षा एक अनमोल संसाधन मानी जाती है बच्चों के लिए। अब बात ये आती है शिक्षक की। शिक्षक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बहुभाषिक कक्षा में उसके लिए सबसे कठिन कार्य जो होता है वो होता है उस कक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। क्योंकि आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आपकी कक्षा बहुभाषिक है अगर आपके पास अलग अलग भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में आपको रखनी होगी वो ये रखनी होगी कि आप अपने कक्षा के किसी भी बच्चे की भाषा को कम नहीं आंक सकते। आप 2 भाषाओं में कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप किसी भी एक बच्चे की भाषा को श्रेष्ठ नहीं बता सकते। आपको सभी बच्चों की भाषाओं को कक्षा में समान रूप से सम्मान देना होगा और ये अनिवार्य है। आप बहुभाषिक कक्षा में हर बच्चे की भाषा को समान रूप से सम्मान देंगे। अब बात आती है कि क्या एक टीचर सारी भाषाओं का जानकार होना चाहिए, क्या उसके पास जो पुस्तक हो उसमें सभी भाषाओं के शब्द हों, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो हो भी नहीं सकता है, चाहकर भी नहीं हो सकता है। एक टीचर कितनी भाषा सीख सकता है,
या एक पाठ्य पुस्तक में कितनी भाषाओं के शब्द होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें, तो फिर हमें ये करना होगा कि इस कक्षा के लिए हमें ऐसी रणनीतियाँ तैयार करनी होंगी जिससे हम बच्चों की भाषा के शब्दों को समझ भी सकें और उन तक अपनी भाषा के, यानी कि जो हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जो लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं, उसके शब्दों को उन तक पहुंचा भी सकें। ये एक शिक्षक के लिए सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसका प्रश्न आ चुका है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक के लिए सबसे कठिन चुनौती है, और उसका आंसर यही माना गया था कि ऐसी कक्षा के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। ठीक, क्योंकि हमें किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी बच्चे की भाषा को कम नहीं बताना है। ये हमारा मेन पॉइंट है कि हमें हर बच्चे की भाषा को बराबर सम्मान देना है अपनी क्लास के अंदर। ठीक, 9वां सिद्धांत आता है हमारा पूर्व ज्ञान से जोड़ने का सिद्धांत। बच्चा हमारे पास जिस किसी कक्षा में भी आ रहा हो, अब बात आती है कि चलो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में तो हमें पता है कि बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है, लेकिन अगर बच्चा पहली कक्षा में आ रहा है तो हमें कैसे पता चला वो क्या पढ़ के आ रहा है? हमें क्यों नहीं पता? बच्चा हमारे पास पहली कक्षा में आ रहा है तो वो नर्सरी, प्री नर्सरी पढ़ के आ रहा है भाई। और अगर मैं बात करूं सरकारी स्कूलों की, तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सरकारी स्कूलों में नर्सरी, प्री नर्सरी कहाँ होता है? होता है, वो आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र का तात्पर्य क्या है? यही है कि कक्षा में जाने से पहले बच्चे को तैयार करना, कक्षा के लिए तैयार कर देना, उसको बेसिक नॉलेज दे देना, उसे कक्षा में जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर देना, ताकि वो आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। आंगनबाड़ी केंद्र इसीलिए बनाए गए हैं। तो हमारा ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब बच्चा हमारे पास आ रहा है और हम उसे कुछ नया सिखाने जा रहे हैं, हर कक्षा में बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता है, तो नए को लेकर उसको क्यूरियोसिटी रहती है, उसमें जिज्ञासा रहती है, और नया अगर टफ हुआ तो बच्चे के लिए बोरिंग बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के लिए नया बोरिंग बन जाता है, कहता है अरे पिछली कक्षा ही सही थी हमारी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बच्चे को नवीन ज्ञान तो देना है, लेकिन हमें वो नवीन ज्ञान उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए देना है ना। हम अगर उसके पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान देंगे तो वो बच्चे के लिए सरल भी हो जाएगा और बच्चे के लिए मोटिवेटिव भी रहेगा। क्यों? बच्चे को लगेगा हाँ ये चीज़ तो मैं पहले से जानता था, इसी के बारे में मुझे नई चीज़ें तो जाननी है, तो इसके बारे में आज मैंने नई चीज़ सीखी। तो बच्चे को एक अलग अनुभूति होगी अगर हम उसके पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान दें। तो ये सिद्धांत ये बात मानता है, इस सिद्धांत के द्वारा ये बात मानी जाती है कि आप बच्चे को कुछ भी नया सिखाएं तो उसके पूर्व ज्ञान को आधार मानकर चलें, पूर्व ज्ञान को लेकर साथ में चलें, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सिखाएं, तो बच्चे के लिए नवीन ज्ञान, नवीन चीज़ें सीखना, नवीन ज्ञान सीखना उसके लिए सरल हो जाता है। ठीक है। और लास्ट सिद्धांत हम लेंगे यहाँ पर व्यावहारिक नहीं, मैंने गलत लिख दिया। वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा ये बात मानी जाती है कि बच्चे को आप कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ भी, तो उसे उसके वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिए। यानी कि बच्चे के आसपास जो पर्यावरण मौजूद है, जो परिवेश उसके आसपास मौजूद है, जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है, उससे जोड़ते हुए अगर आप उसे कुछ सिखाते हैं तो उसके लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि उसे वो चीज़ें अपने आसपास नज़र आती हैं, वो कंडीशन उसे अपने आसपास नज़र आती है। तो जब चीज़ें बच्चे को नज़र आ रही हैं अपने आसपास और उनसे जोड़ते हुए हम बच्चे को कुछ नया सिखा रहे हैं, तो बच्चे के लिए वो सरल हो जाता है। और बच्चा, सबसे बड़ी चीज़,
बच्चा उस चीज़ से फिर खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है, और जहाँ बच्चा खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है तो उसके लिए वो चीज़ प्रभावी भी हो जाती है, क्योंकि वो जब हमने उसके वास्तविक जीवन से जोड़ा, उसके आसपास के परिवेश से उस ज्ञान को जोड़ा, तो उसके लिए चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा नई या अद्भुत नहीं रहती हैं। वो उनसे खुद का जुड़ाव महसूस करने लगता है कि हाँ, ये तो मेरे आसपास है ना, बस ऐसे ना हो के ऐसे होता है, या ये ना होकर ये होना चाहिए। तो अगर हम कोई भी ज्ञान दे रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे के उस ज्ञान को हम उसके अगर वास्तविक जीवन से जोड़ दें तो वो ज्ञान बच्चे के लिए प्रभावी हो जाता है, सरल हो जाता है, और बच्चा उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो इसके लिए उसमें रुचि तो आती ही आती है, जो कि मैंने बताया कि सबसे पहला सिद्धांत यही है हमारा। तो ये सारे सिद्धांत इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें बच्चे को किस तरह से शिक्षण देना चाहिए, भाषा का शिक्षण किस तरह से देना चाहिए, उसको कैसे हमें भाषा से जोड़ना होगा, हम किस किस चीज़ को ध्यान में रखकर उसे सिखा सकते हैं, किस किस चीज़ को ध्यान में रखकर हम बच्चे को नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हमें आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें इन सिद्धांतों के अंदर हमें मिल जाती हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको ये सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। इनमें से जो प्रश्न बनते हैं वो यही बनते हैं कि आपके पास आपकी कक्षा में विभिन्न प्रांत के बच्चों का नामांकन हुआ है, तो आप शिक्षण के कौन से सिद्धांत का पालन करते हुए रणनीतियाँ बनाएंगे। तो कौन सा सिद्धांत होगा? बहुभाषिकता का सिद्धांत। या आपकी कक्षा में अलग अलग प्रांत के, खैर ये तो बहुभाषिकता का हो गया। या आप खेल द्वारा बच्चे को शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, या आप खेल द्वारा बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप किस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, आपने बच्चे के गांव में कुएं को दिखाते हुए कूप के बारे में पढ़ाया, तो आपने किस सिद्धांत का पालन किया? वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो इस तरह से इनके प्रश्न आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो मैंने आपको बताया अभिप्रेरणा का सिद्धांत हमारा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। तो इसके साथ ही हमारे भाषा शिक्षण के सिद्धांत समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। ठीक, तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं नए टॉपिक की ओर बढ़ती हूँ। भाषा की शिक्षण विधियाँ। हम बच्चे को अगर कोई भाषा सिखा रहे हैं तो उसके लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे हमारे लिए शिक्षण कार्य आसान हो जाए, सरल हो जाए बच्चे के लिए और प्रभावी भी रहे। तो हमारे भाषा विज्ञानियों ने कुछ शिक्षण विधियों की रचना की है, जिससे शिक्षण विधियों का आविष्कार किया है जिससे शिक्षण सहज, सरल और प्रभावी हो जाए। अब बात आती है कि हमें यहाँ पर सिखानी कौन सी भाषा है, किस भाषा के लिए हम ये शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें बच्चे को मातृभाषा से अलग दूसरी भाषा सिखानी है। अब वो कोई भी भाषा हो सकती है जिसके लिए हम इन शिक्षण विधियों का पालन करेंगे। जैसे अगर बच्चा हिंदी बोलने वाला है और मुझे उसे इंग्लिश पढ़ानी है या संस्कृत पढ़ानी है या उर्दू पढ़ानी है, तो मैं किन शिक्षण विधियों का पालन करूँगी? इन शिक्षण विधियों का जो भाषा के लिए बनाई गई हैं। ठीक, या बच्चा अगर मान लीजिए बांग्ला बोलने वाला है और मुझे उसे हिंदी पढ़ानी है, तो भी मैं इन शिक्षा विधियों का पालन करूँगी। यानी कि मुझे कोई भी नई भाषा अगर बच्चे को पढ़ानी है तो मैं भाषा के लिए बनाई गई शिक्षा विधियों के द्वारा ही उस बच्चे को नवीन भाषा की ज्ञान दे सकती हूँ। ठीक, तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं भाषा की शिक्षा विधियाँ जो बच्चे को नवीन भाषा के ज्ञान देने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद आएंगे हम हिंदी की शिक्षा विधियों पर।
तो हम अभी शुरू करते हैं भाषा की शिक्षण विधियाँ। ठीक, तो भाषा की शिक्षण विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि आती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्यक्ष विधि का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है सीटेट में। अब तक 2 से 3 बार इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रत्यक्ष विधि का। ठीक, प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है ना, मेथड तो लिखने का मतलब नहीं है, मैं आपको सीधे सीधे विधि लिख देती हूँ। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है पहले हम जान लेते हैं एक लाइन के द्वारा, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, ये देखिए हमने एक लाइन लिखी, इसमें नवीन भाषा की शिक्षा देते समय मातृभाषा की सहायता नहीं ली जाती। यानी कि इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि अगर हम बच्चे को कोई नई भाषा सिखा रहे हैं, कोई नवीन भाषा का ज्ञान हम दे रहे हैं, तो हम उसकी मातृभाषा का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें मातृभाषा का प्रयोग निषेध होता है प्रत्यक्ष विधि में। यानी कि अगर बच्चा घर से सीख के आया है डॉग, तो मैं उसे घर से अगर उसने हिंदी में कुत्ता सीखा हुआ है, कुत्ता शब्द बोलना आता है, कुत्ता और बिल्ली शब्द वो बोल लेता है, और मुझे अपनी क्लास में आके उसे कुत्ता और बिल्ली इंग्लिश में सिखाना है या संस्कृत में सिखाना है, तो मैं कुक्कुर या विडाल शब्द का ही प्रयोग करूँगी या डॉग और कैट का ही प्रयोग करूँगी। मैं यहाँ पर उसके लिए ये नहीं बताऊँगी कि कुत्ता या बिल्ली है। अब बात आती है कि जब बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग हम कर ही नहीं रहे हैं, तो हम बच्चे को नई भाषा कैसे सिखाएंगे? भाई उसे कैसे पता चलेगा कि मैं जो डॉग शब्द बोल रही हूँ या जो मैं कुक्कुर शब्द बोल रही हूँ, श्वान शब्द बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ, या मैंने जो विडाल शब्द बोला वो किसके लिए बोला, ये चीज़ तो पता चलनी चाहिए। तो हम कैसे सिखाएंगे इसमें चित्रों का प्रयोग आवश्यक है। अब यहाँ पे दोबारा लौट के आते हैं, बात करते हैं हम बिल्ली की। बच्चे ने घर पे उस जानवर को बिल्ली बोलना सीखा, घर वालों ने बताया कि ये बिल्ली है। अब टीचर को यही सेंटेंस उसी जानवर के बारे में बताना है, लेकिन इंग्लिश में बताना है। उसे तो हिंदी का प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि हिंदी बच्चे की मातृभाषा है और मातृभाषा का प्रयोग हमें करना नहीं है। इस विधि के अंदर मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। हमारे जो ICSE बोर्ड के स्कूल्स हैं वो इसी मेथड से पढ़ाते हैं। CBSE बोर्ड में भी काफ़ी जगह पर यही मेथड का यूज़ होता है, वहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, वो लोग इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। अब बात आती है कि मुझे बच्चे को बताना है दिस इज़ अ कैट, तो मैं उसे कैसे बताऊं, क्योंकि उसने तो अभी तक बिल्ली पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, या तो उसे कैट का चित्र दिखाऊंगी या कैट का मॉडल दिखाऊंगी या जीती जागती बिल्ली दिखाऊंगी। मतलब अब जीती जागती बिल्ली क्लास में तो नहीं लाई जा सकती, तो क्लास में चलो एक बिल्ली आ जाएगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कैसे आएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें चित्रों का प्रयोग करते हैं। मतलब कुल मिलाकर इस मेथड का अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष दिखाकर। इसमें वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाया जाता है। अब प्रत्यक्ष हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को चित्र में दिखाएं, उसको हम मॉडल में दिखाएं या उसको हम लाइव दिखाएं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लाइव दिखाना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक, तो जब तक हम उसे दिखाएंगे नहीं, तब तक हम उसे नई चीज़ के बारे में बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें मातृभाषा का प्रयोग तो करना ही नहीं है।
अगर मैंने बताया कि विडाल, अब विडाल बच्चा कह रहा है विडाल किससे कहते हैं, तो सीधी सी बात है मुझे विडाल का चित्र उसे दिखाना पड़ेगा, ठीक, तभी तो बच्चा पहचान पाएगा कि हाँ ये जो लिखी हुई है ये है एक बिल्ली, मतलब ये वही है जिसे हम घर पर बिल्ली कहते हैं। इस विधि में बच्चे को नवीन भाषा का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्यों हो जाता है? वो अब तक घर पे बिल्ली बोल रहा था, अब स्कूल वालों ने कहा कि नहीं, दिस इज़ कैट नॉट बिल्ली। अब बच्चा ये सोचकर कंफ्यूज है कि मेरे घर वाले जो अब तक मुझे बता रहे थे वो गलत था, या जो मेरी टीचर बता रही हैं वो गलत है। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टीचर का वाक्य बच्चे के लिए वेद वाक्य होता है, यानी कि उसकी नज़र में उसके घर वाले जो बोल रहे हैं वो गलत है। और ये प्रमाण है इस बात का, मैंने कई बार देखा है बच्चों को ये चीज़ बोलते हुए कि ये चूहा नहीं है, ये रैट है। बच्चे बोलते हैं ये छिपकली नहीं है, लिजार्ड है, क्योंकि उन्हें स्कूल में यही सिखाया गया है, दिस इज़ नॉट छिपकली, दिस इज़ लिजार्ड। तो बच्चा, सीधी सी बात है, बच्चा वही बोलेगा जो उसकी टीचर ने सिखाया है, तो उसका अपनी मातृभाषा से कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है, उसे वो हीन लगने लगती है। तो यह विधि बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती, क्योंकि मातृभाषा बच्चे की अपनी पूंजी होती है और उसका निषेध हम नहीं कर सकते विद्यालय में। मनोविज्ञान के द्वारा भी उसकी मातृभाषा को बराबर स्थान देना होता है विद्यालय में, लेकिन अगर हम उसकी मातृभाषा का प्रयोग निषेध कर रहे हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक, उसकी जड़ को कहीं ना कहीं हम कमज़ोर कर रहे हैं भाषा को लेकर, ठीक है। दूसरी विधि आती है हमारी अनुवाद विधि। अनुवाद विधि यानी कि ट्रांसलेशन विधि। अब इस विधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाया जाता है। कब? नवीन भाषा की शिक्षा देते समय। ये प्रत्यक्ष विधि के अपोजिट है। जो हमारे यूपी बोर्ड के स्कूल हैं वो इसी विधि से पढ़ाते हैं, मोस्टली स्कूल आज भी इसी विधि से पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में यही विधि प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को नवीन भाषा की शिक्षा देते तो हैं, लेकिन उसकी मातृभाषा को मीडिएटर बनाकर, यानी कि अगर मैं वही सेंटेंस दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट यहाँ पर सिखाऊं बच्चे को, तो मैं क्या बताऊंगी, हाँ बेटा ये वही बिल्ली है जिसे घर में हम बिल्ली कहते हैं, इसको ही इंग्लिश में कैट कहा जाता है। दिस इज़ ए कैट, दिस माने ये दिस माने यह, इज माने है, ए माने एक, कैट माने बिल्ली। तो इसमें क्या होगा, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी विधि मानी जाती है, मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। यहाँ पर इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, इससे हमारे बच्चे को एक तो ये पता चलेगा कि जिसे मैं कैट कहता हूँ, जिसे मैं बिल्ली कहता हूँ, उसी को इंग्लिश में कैट कहते हैं, यानी कि उसे एक ही चीज़ के दो अलग अलग शब्द समझने को मिले, सुनने को मिले, जानने को मिले, पहली बात। और दूसरी बात कि हमने उसकी मातृभाषा की सहायता ली तो बच्चे ने उससे खुद को जुड़ा हुआ पाया। और तीसरा लाभ कि बच्चे को अपनी मातृभाषा पर पूरा विश्वास है, उसका विश्वास नहीं डगमगाया, उसके लिए मातृभाषा कमज़ोर नहीं हुई। उसे लगता है कि जो चीज़ मेरी मातृभाषा में ऐसे बोली जाती है वही चीज़ दूसरी भाषा में ऐसे बोली जाती है, ठीक। तो यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि हम इसमें बच्चे की मातृभाषा को मध्यस्थ बनाते हैं, मातृभाषा की सहायता लेते हैं। मैं इन दोनों का प्रश्न आपको बताती हूँ। दोनों का प्रश्न सीटेट के एग्जाम में आ चुका है। प्रत्यक्ष विधि का 2 या 3 बार आया है, अनुवाद विधि का शायद 1 बार आया है। प्रत्यक्ष विधि का जब प्रश्न आया था, इनमें से किस विधि
में नवीन भाषा का ज्ञान मातृभाषा की सहायता के बिना दिया जाता है, या इनमें से किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग निषेध होता है? तो वो प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी इस अनुवाद विधि का आया था, इनमें से किस विधि द्वारा नवीन भाषा की शिक्षा मातृभाषा को मध्यस्थ बनाकर दी जाती है? तो अनुवाद विधि में दी जाती है। ठीक, मीडिएटर बनती है हमारी मातृभाषा। तीसरी विधि आती है हमारी मौखिक विधि। मौखिक विधि, मौखिक विधि में क्या होता है? इसमें भाषा के मौखिक प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि यह विधि मानती है कि अगर आप बच्चे को कोई भी नई भाषा सिखा रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक प्रयोग कराएं। बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा का मौखिक प्रयोग करेगा, यानी कि बोलेगा, उतना ही उसका भाषा पर अधिकार होता जाएगा। जो हमारी स्पीकिंग क्लासेस होती हैं वो इसी मेथड से पढ़ाती हैं। वो मौखिक प्रयोग करना सिखाती हैं किसी भी भाषा का। आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में चले जाइए तो वहाँ पर वो इंग्लिश का स्पीकिंग कराएंगे, आपसे मौखिक प्रयोग कराएंगे। आप संस्कृत स्पीकिंग में चले जाइए तो वो आपसे संस्कृत का प्रयोग कराएंगे। कई बार बच्चे कहते हैं संस्कृत स्पीकिंग क्लासेस भी होती हैं। हाँ, होती हैं भाई, होती हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि यह विधि ये कहती है कि आपको कोई भी भाषा अगर सीखनी है, उस भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है। भाई आप लोगों को पता है कि जब मैंने अभी बताया अनुवाद विधि वाला बच्चा, जो बच्चा अनुवाद विधि से पढ़ता है उसकी स्पीकिंग कमज़ोर रह जाती है कभी कभी। कुछ केसेस ऐसे हैं जो बच्चा बहुत फ्लुएंटली बोल लेता है नवीन भाषा को, लेकिन कुछ कंडीशन में स्पीकिंग उसकी कमज़ोर रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकिंग पे बल नहीं दिया जाता। यहाँ उसे ग्रामेटिकल यानी व्याकरणिक रूप से उसे मजबूत बनाया जाता है। उसे ये पता होता है कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं। लेकिन जहाँ बात स्पीकिंग की आती है वहाँ वो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। ये मेथड ये बच्चे को स्पीकिंग में स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये इस विधि में बच्चे को मौखिक प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है, बोलने पर अधिक बल दिया जाता है, और उससे उसको नवीन भाषा पर अधिकार प्राप्त हो जाता है कि नवीन भाषा को फ्लुएंटली बोलेगा तो उसको अपने व्यवहारिक जीवन में डाल सकता है वो। ठीक, अगला आता है हमारा व्याकरण विधि। इसमें क्या होता है, ये कहते हैं व्याकरण पद्धति में कि आपको बच्चे को कोई भी नई भाषा अगर सिखानी है तो आप पहले उसका व्याकरण पढ़ाएं बच्चे को। व्याकरण पढ़ाने से बच्चे, क्योंकि व्याकरण के कोई भी भाषा के नियम व्याकरण पर डिपेंड होते हैं। तो जब आप नवीन भाषा सिखा रहे हैं, क्योंकि वो मातृभाषा सीख रहा है और मातृभाषा के नियम वो व्यावहारिक रूप से सीख चुका है, जो मातृभाषा के व्याकरण का नियम है वो व्यवहारिक रूप से तो वो सीख चुका है। तो आप इसमें माना जाता है कि आप जब बच्चे को नवीन भाषा की शिक्षा दे रहे हैं तो पहले उसके व्याकरण को सिखाएं, उसके व्याकरणिक नियम सिखाएं बच्चे को। और अगर बच्चा व्याकरणिक नियम सीख गया तो भाषा पर उसका अधिकार ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। लेकिन इसमें एक कमी है। इसमें कमी क्या है कि कोई भी भाषा हम उठा लें, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, या कोई भी, हम कोई भी भाषा उठा लें तो उसके व्याकरण के जो नियम होते हैं वो इतने सारे होते हैं और इतने लंबे लंबे होते हैं
कि बच्चा उन नियमों में उलझ कर रह जाता है। हम बच्चे को कोई भी भाषा सिखाएं और पहले व्याकरण लाद दें उसके ऊपर, तो वैसे भी कहा जाता है व्याकरण की कक्षाएं बोरिंग होती हैं। और दूसरी चीज़, हमने व्याकरण के नियम उसको सिखाना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं उसका भाषा से मोह भंग हो जाता है। वो कहता है अरे ये तो बहुत टफ लैंग्वेज है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने मौजूद है संस्कृत। सबसे बड़ी विडंबना है कि संस्कृत आज भी इसी विधि से पढ़ाई जाती है। उत्तर भारत में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है वो विद्यालयों में इसी विधि से पढ़ाई जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने देखा होगा संस्कृत जब क्लासेस में पढ़ाई जाती है तो संस्कृत में पहले संस्कृत का व्याकरण पढ़ाया जाता है, यानी कि उसके लकार, उसके रूप, ये सब पढ़ाए जाते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चे के लिए संस्कृत बोरिंग और टफ हो जाती है। बच्चा संस्कृत से इसीलिए दूर भागने लगता है क्योंकि हम बच्चे पर पहले व्याकरण लाद देते हैं। आप सोचिए हमारी क्लासेस में क्या होता है। हमारी क्लासेस में जो प्रॉपर क्लासेस हमारी जब शुरू होती हैं तो हफ्ते में 6 दिन हमारी क्लासेस चलती है। तो 6 दिन में से 4 या 5 दिन हमें लिटरेचर या कुछ और पढ़ाया जाता है और एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चुनता हमारे टीचर व्याकरण के लिए। वो एक लास्ट की सैटरडे को या ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइडे सैटरडे को ही व्याकरण की कक्षा लेते हैं। व्याकरण बहुत कम इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि भाई व्याकरण के बच्चे डरने ना लगें, भागने ना लगें। लेकिन संस्कृत इसी मेथड से पढ़ाई जाती है, पहले हम व्याकरण पढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चा हमारा संस्कृत से दूर होता जा रहा है। ठीक है, अगली आती है आपकी ध्वनि विधि। ध्वनि विधि इसमें माना जाता है कि इसमें पहले भाषा की ध्वनियाँ सीख लो। मैं थोड़ा सा गलत दिया, पहले आगे लिखना चाहिए था मुझे। ऊपर भी यही गड़बड़ हुई, नीचे भी यही गड़बड़ हो गई। सही वाक्य के हिसाब से मुझे पहले शब्द का प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए था। इसमें पहले भाषा की ध्वनि और ज्ञान कराया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे तो अपनी गलती पता है और आप लोग भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर मैं वाक्य की दृष्टि से देखूँ तो मुझे ये वाला शब्द यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक, फिलहाल आप अर्थ पर ध्यान दें कि इसमें क्या होता है। इसमें ये माना जाता है इस विधि के अंदर कि कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो पहले उसकी ध्वनियाँ सीखो, यानी कि उसकी वर्णमाला सीखो। अगर आपको उसकी वर्णमाला पर अधिकार है, अगर मतलब अधिकार प्राप्त कर लिया है आपने, वर्णमाला अच्छी तरह से सीख ली, तो भाषा सीखना आपके लिए सरल हो जाएगा। और यह बहुत प्रचलित विधि है। हमारे यहाँ इसी विधि से नवीन भाषा की शिक्षा दी जाती है। हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया जाता है? ABCD। हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आ ई, और अगर उर्दू पढ़ते हैं तो अलिफ बे ते। लेकिन संस्कृत में नहीं पढ़ाया जाता। संस्कृत में पहले हमें व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो ये बहुत प्रचलित विधि है। इसमें बच्चे को ध्वनियों से ज्ञान देना शुरू किया जाता है। ध्वनियों के बाद हम शब्द पढ़ाते हैं, शब्द के बाद फिर अर्थ पढ़ाते हैं। ठीक, तो यह विधि हमारे लिए अच्छी विधि मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक विधि है, सरल से कठिन की ओर चलती है। इस विधि में हम सबसे पहले ध्वनियाँ सीखते हैं, फिर शब्द सीखते हैं, फिर उसके बाद में वाक्य बनाना सीखते हैं। और यही क्रम हमारा केवल पढ़ने में नहीं, लिखने में भी होता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। रूप गठन पद्धति, इसको मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्ट्रक्चर विधि, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है ध्वनि विधि का। इसमें ध्वनि विधि का उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें पहले वाक्य
फिर शब्द और फिर वर्ण सिखाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सिखाया जाता है वाक्य पढ़ना। क्यों? क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि बच्चा जब हमारे पास आ रहा है नई भाषा सीखने के लिए, तो बच्चा आराम से 5-6 साल का तो है, 6-7 साल का, तो बच्चा हमारे पास जब आ रहा है तो वो वाक्य बोलना सीख के आ रहा है, तो हम उसको शब्दों में वर्णों में क्यों उलझाएं। अगर हम नवीन भाषा में, वो अपनी मातृभाषा के वाक्य बोलना सीख के आ रहा है, तो अगर हम नवीन भाषा में वैसे उससे वाक्य बुलवाएंगे तो बच्चा आराम से बोल लेगा। तो यह विधि बच्चों को नवीन भाषा में सीधे सीधे वाक्य सिखाने पर बल देती है। ये पहले वाक्य सिखवाते हैं, उसके बाद शब्द सिखवाते हैं, उसके बाद वर्ण सिखवाते हैं। इसमें पहले हम बच्चे को छोटे छोटे वाक्य सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बच्चे को वाक्य सिखाया, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो घर पर चल, ये मैंने ये पढ़ना सिखाया उसको, घर पर चल, घर पर चल। अब वो उसको पढ़ना सीख गया, उसे ये पता चल गया ये घर है, ये पर है और ये चल है। अब मैंने उसके सामने ये लिखा, रथ पर आ, तो उसके लिए एक शब्द तो जाना पहचाना है। इस शब्द को मैं कहीं भी लिखूंगी तो वो आराम से पहचान लेगा, है ना, क्योंकि वो वाक्य के अंदर उस शब्द की पहचान कर चुका है। तो पहले हमने वाक्य पढ़ाया, फिर हमने शब्द की पहचान कराई, और जब शब्द की पहचान कर ली उसने, तो उसने देखा रथ पर, र, यानी कि ये क्या है, र। तो ये उल्टी चलती है, पहले वाक्य फिर शब्द और फिर अक्षर का ज्ञान इसमें कराया जाता है। ठीक, रूप गठन पद्धति, स्ट्रक्चरल मेथड में क्या माना जाता है कि पहले हम पूरा वाक्य लेकर चलें, पूरा स्ट्रक्चर लेकर चलें, उसके बाद में हम शब्द सिखाएं, उसके बाद में हम इसको अक्षर सिखाएं। ठीक, इसके बाद एक विधि और आती है आपकी भाषा शिक्षण की, वेस्ट पद्धति। इसमें वाचन पर अधिक बल दिया जाता है और नवीन भाषा का बालक की मातृभाषा में अनुवाद करते हुए ज्ञान दिया जाता है। सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब सही। इसमें क्या होता है, इसमें वाचन पर अधिक बल देते हैं। ये भी ये बात मानते हैं कि आप बच्चे को कोई भी चीज़ अगर कोई नई भाषा अगर सिखा रहे हैं तो उसको अधिक से अधिक बोलने में प्रयोग करवाओ। केवल पढ़ने लिखने से बालक की कमांड नहीं हो पाएगी उस नई भाषा पर, आप उसको बोलने सुनने के अवसर दो अधिक से अधिक। ठीक, तो इसमें क्या होता है, वाचन पर अधिक बल दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक और है कि इसमें नवीन भाषा की शिक्षा उसकी मातृभाषा में अनुवाद करके दी जाती है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसे कि अनुवाद विधि और मौखिक पद्धति का कॉम्बो कह सकते हैं इसे हम। यहाँ पर हम नवीन भाषा का ज्ञान तो देते हैं,
साथ में उसके मातृभाषा में अनुवाद भी करते जाते हैं जहाँ जहाँ पर बच्चे को कठिनाई। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर हम पूरी तरह से अनुवाद नहीं करते। यहाँ पर बच्चा जहाँ पर कठिनाई का अनुभव करता है वहाँ पर उसकी मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है और इसमें वाचन पर अधिक बल दिया जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, इसमें भी हम बच्चे को जहाँ तक है पहले वाक्य सिखाते हैं, वाक्य के बाद शब्द, शब्द के बाद वर्ण। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंस हो जाती है, पहली तो यहाँ पर वाचन पर बल देते हैं, दूसरा ये डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पर उसके जो वाक्य सिखाए जाएंगे नवीन भाषा के, उनका उसकी मातृभाषा में ट्रांसलेशन किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी भाषा की शिक्षण विधियाँ। भाषा की शिक्षण विधियों के साथ ही आज हम अपनी क्लास को यहाँ पर ब्रेक देते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली कक्षा में हम आपसे, अच्छा एक चीज़ और है, आज जो मैंने आपको 2 टॉपिक लिए, एक भाषा शिक्षण के सिद्धांत और भाषा शिक्षण की विधियाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जाकर। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के साथ। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।